मेरा नाम अजय है। मैं अपने माँ बाप का सबसे छोटा बेटा था। मुझसे 2 बड़े भाई थे जो बहुत सफल और योग्य थे। उनकी शक्ल भी बहुत सुंदर थी और हर तरह से वह मुझसे बेहतर थे। मैं एक सांवले रंग का लड़का था जिसकी शक्ल भी थोड़ी भद्दी थी, या फिर मेरी सोच ने मुझे बदसूरत और भद्दा बना रखा था। मेरे पिता मजदूरी करते थे और मेरी माँ खेतों में काम करती थी। अपने माता पिता को इतनी मेहनत करते हुए देखकर मेरे बड़े भाइयों ने खुद से वादा किया कि वह बड़े होकर अपने माता पिता का सहारा बनेंगे और उन्हें वह सारी खुशियां देंगे जो एक अच्छी संतान अपने माता पिता को देती है। मेरे दोनों भाई पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उन्होंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई शुरू कर दी थी। हर साल वह स्कूल में फर्स्ट पोजीशन लाते थे। इसके विपरीत मैं एक आलसी छात्र था जिसका पढ़ाई में मन चाहकर भी नहीं लगता था। मुझे अपने हमउम्र लड़कों के साथ खेलना, घूमना और मस्ती करना बहुत पसंद था। मैं हमेशा स्कूल से छुट्टी लेकर खेलने चला जाता था। मास्टर जी मेरी हरकतों से तंग आ चुके थे, इसलिए वह हर समय मेरे पिता के पास मेरी शिकायत करने आ जाते थे। मास्टर जी की शिकायत पर मेरे पिता मेरी जमकर पिटाई करते थे। फिर मैं पिता के डर से स्कूल तो चला जाता था, लेकिन वहां मेरे साथी छात्र और शिक्षक दोनों मेरा मजाक उड़ाते थे। जब मुझे पढ़ना नहीं आता था तो मेरी क्लास के बच्चे मुझ पर जोर जोर से हंसते थे और मेरे शिक्षक मुझे मारते हुए ताने देते, तेरे दोनों भाई इतने होशियार हैं, पर तू किस पर गया है? ना शक्ल उनसे मिलती है और ना ही अक्ल। शिक्षक की बातें सुनकर सारे छात्र मुझ पर हंसते और मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता। तभी मैंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। मैंने सिर्फ 4 क्लास तक पढ़ाई की थी, जबकि मेरे दोनों भाई शहर में नौकरी करके बड़े पदों पर पहुंच चुके थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और मैं बड़ा होता गया, लोग मेरा मजाक बनाने लगे। कोई मुझे काला कहता तो कोई भूत। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था, इसलिए मैंने दूसरों को तंग करना शुरू कर दिया। जब कोई मुझे तंग करता या कुछ कहता तो मैं उसे बुरी तरह से अपमानित कर देता। इतनी गालियां देता कि सामने वाला व्यक्ति खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहता और न ही वह आगे से मुझसे पंगा लेता। मैं अपनी अकड़ में जिंदगी बिता रहा था। मुझे किसी काम में मजा नहीं आता था। मेरा दिल बस मस्ती करने को करता था, लेकिन मैं गलत था। मेरे जैसे निकम्मे इंसान को मेरे माता पिता भी पालने के लिए तैयार नहीं थे। जब भी मेरे पिता पैसे कमाकर लाते और मैं उनके पैसों पर ऐश करता तो मेरे पिता मुझ पर बुरी तरह से चिल्लाने लगते थे। कई बार तो खाने के समय ही मुझे अपमानित करते हुए ताने देते, तू किस पर गया है? मेरे दोनों बड़े बेटे तो सरकारी नौकरी में हैं, पर तू किसी काम का नहीं है। न तू पढ़ा लिखा है, न कुछ कमा सकता है, और ऊपर से तेरी शक्ल भी भद्दी है। मैं अपने पिता की ये दिल दुखाने वाली बातें आराम से सुन लेता था, क्योंकि अब मैं इतना ढीठ हो चुका था कि मुझे किसी की भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मेरे माता पिता दोनों ही मेरी ढिठाई से परेशान हो चुके थे। कभी कभी मेरे पिता मुझे मारते हुए कहते, अजय, तू किस मिट्टी का बना हुआ है? तुझ पर किसी बात का असर क्यों नहीं होता? मेरी माँ जब मुझे यूं मार खाते देखती तो बुरी तरह रोने लगती थी। भले ही मैं शक्ल का अच्छा नहीं था और न ही उनके दूसरे बेटों की तरह सफल और योग्य था, लेकिन फिर भी मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। वह मुझे हमेशा समझाती थी, अजय, तू अपने लिए कुछ कर। मैं और तेरे पिता हमेशा तेरे साथ नहीं रहेंगे। हमारे बाद तू क्या करेगा? न तो तू पढ़ा लिखा है और न ही तेरे पास कोई हुनर है। मैं अपनी माँ का प्यार देखकर कुछ देर के लिए पिघल जाता, फिर अपनी माँ से कहता, माँ, मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था, मगर इस दुनिया ने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया, या मुझे इस योग्य समझा ही नहीं गया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अब मैं असफल और बेकार हूं, तो यही लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं था कि मुझे दुनिया के तानों या मेरे माता पिता की बातों का असर नहीं होता था। मुझ पर बहुत गहरा असर होता था, मगर मैं चुपचाप सब सहन कर लेता था। मैं अपने आसपास के लोगों और अपने माता पिता को ये जताता था कि उनकी किसी बात का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। बचपन में लोगों ने मेरे साथ जो किया उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, और शायद खुद को बर्बाद करने का कारण मैं भी था। मुझे ही लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था, मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप सब सहन करता और दूसरों के सामने ऐसा दिखाता कि मुझ पर किसी भी चीज का जरा भी असर नहीं होता। मैं ऐसे ही बेफिक्र होकर जी रहा था, मगर जिंदगी में पहला झटका मुझे तब लगा जब मेरे पिता मुझे छोड़कर हमेशा के लिए किसी दूसरी दुनिया में चले गए। अपने पिता के जाने का एहसास मुझे बुरी तरह से तोड़ गया था, मगर तब मैंने जैसे तैसे
खुद को संभाल लिया था। लेकिन दूसरा झटका मुझे अपनी माँ के जाने पर लगा। अब अपने घर में मैं अकेला रह गया था। माँ को उनके अंतिम सफर पर विदा करने के बाद मैं पूरी तरह टूट चुका था। गांव के लोग मुझे तरस भरी नजरों से देख रहे थे और कह रहे थे, अजय का अब क्या होगा? अजय के दोनों भाई शहर में रहते हैं और यह इतना कामचोर, निकम्मा है कि इसे कुछ भी नहीं आता। अब यह कैसे रहेगा? और गांव से शहर तो जा नहीं सकता है, क्योंकि शहर तो सिर्फ पढ़े लिखों को ही रास आता है। मैं लोगों की बातें सुनकर बुरी तरह टूट चुका था। कोई मेरे आंसू पोंछने वाला नहीं था। उल्टा सब मुझ पर तरस खा रहे थे, हमदर्दी दिखाकर मेरा मजाक बना रहे थे। मेरे दोनों भाई भी मेरे माता पिता की मृत्यु पर मेहमान की तरह आए थे और तीसरे दिन ही वापस चले गए थे। मेरे दोनों भाइयों ने मुझसे एक भी तसल्ली का शब्द नहीं कहा था। बस मेरी पीठ थपथपाते हुए जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। मैं अपने छोटे से घर में अकेला रह गया था। मेरी तन्हाई मुझे डराती थी, भयभीत करती थी। फिर न जाने कैसे मुझे शराब की आदत लग गई। मैं दिन रात शराब पीकर अपने माता पिता को याद करता था, मगर शराब पीने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है और मैं हमेशा से निकम्मा था। मुझे कोई काम नहीं आता था और न ही कोई मुझे काम देता था। सब मुझे यह कहकर धुतकारते थे कि तुझ जैसे कामचोर और निकम्मे से कुछ नहीं हो सकेगा, ऊपर से अब तू शराबी भी बन गया है। मैं लोगों के मजाक और धुतकार का आदी हो चुका था, इसलिए उनके धुतकारने पर मेरे चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आती थी। मगर शराब की लत मुझे अपनी कामचोरी और आलस्य छोड़ने पर मजबूर कर रही थी, क्योंकि अब शराब के बिना मेरा गुजारा नहीं था और बिना पैसों के कोई मुझे तवज्जो नहीं देता था, तो कोई मुझे मुफ्त में शराब क्यों देता? अपनी इस लत को पूरा करने के लिए मैं जगह जगह काम मांगने जाता था, मगर हर जगह से मुझे मुंह की खानी पड़ती थी। कोई मेरी गरीब सी शक्ल पर तरस खाकर काम दे भी देता तो 2 दिन बाद ही काम से निकाल देता था, क्योंकि मुझे कोई काम ढंग से नहीं आता था। उस दिन भी मैं परेशान सा बैठा था। मुझे काम करना था, मगर कोई काम नहीं दे रहा था। तभी मेरे पिता के जानने वाले सरमत चाचा मेरे पास आ गए और मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ है अजय? तुम बड़े उदास लग रहे हो। लगता है कई दिनों से पीने को नहीं मिला है। सरमत चाचा ही क्या, पूरा गांव जानता था कि मैं शराब पीता हूं। तभी मैंने कहा, चाचा, मुझे काम की जरूरत है और कोई मुझे काम नहीं देता है। मैंने उनसे यह नहीं कहा था कि मुझे काम शराब पीने के लिए चाहिए, वरना सरमत चाचा भी मुझे काम देने से इनकार कर देते। मेरी बात सुनकर सरमत चाचा मुझसे कहने लगे कि एक काम है, मगर थोड़ा भारी है। अगर तुम कर सकते हो तो बताओ, मैं अभी दिलवा देता हूं। सरमत चाचा की बात सुनकर मेरी आंखों की चमक बढ़ गई थी। उस समय मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। तभी मैंने खुश होकर सरमत चाचा से कहा, आप काम बताइए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मेरी खुशी देखकर सरमत चाचा ने मुझसे कहा, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस कब्रिस्तान का ख्याल रखना होगा और साथ ही कब्र भी खोदनी होगी। उनकी बात सुनकर मैं खुश हो गया था। यह काम मेरे लिए बहुत आसान था और मैं इसे अपनी मर्जी से कर सकता था, इसलिए मैंने इस काम के लिए तुरंत हां कर दी। अब मैं खुशी से अपना काम करने लगा था। कब्र खोदने के मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, जिससे मेरा काम चल जाता था। 2 वक्त की रोटी भी आसानी से मिल जाती थी और शराब भी। मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार रहा था, मगर न जाने क्यों मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी सी है। वह कमी क्या थी, मैं जल्दी ही समझ गया था। मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी से शादी करूं, मुझसे प्यार करने वाली कोई औरत हो जो मुझसे सच्चा प्यार करे और मेरी शारीरिक प्यास भी बुझाए। मैंने अपने जानने वालों से शादी की बात की तो एक बार फिर लोग मेरा मजाक बनाने लगे। सरमत चाचा ने मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझसे कहा, तुम जैसे शराबी से कौन अपनी बेटी ब्याहेगा? पहले तो तुम कोई ढंग का काम नहीं करते हो और ऊपर से तुम्हें शराब की भी लत लग चुकी है। मुझे नहीं लगता अजय कि कोई तुमसे अपनी बेटी की शादी करवाएगा। सरमत चाचा की बात सुनकर मैं उदास हो गया था। एक तरह से उनकी बात सही थी। मुझ जैसे नाकाम, आवारा और शराबी से कौन अपनी बेटी की शादी करेगा? मुझे भी अपनी शादी होना नामुमकिन सा लगने लगा था, मगर मेरी चाहत थी कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उस दिन भी मैं एक कब्र खोदकर एक तरफ खड़ा था। तभी मैंने देखा कि कुछ लोग एक लड़की को दफनाने के लिए कब्र में उतार रहे थे। उस लड़की को देखकर न जाने मुझे क्या हुआ था। मैंने उन लोगों को जाने दिया जो उसे लड़की की लाश पर मिट्टी डालकर चले गए थे। फिर मैं उनके जाने की बाद रात के अंधेरे में उस कब्र को फिर से खोदने लगा। मैं कितनी ही देर तक
उस मरी हुई लड़की के साथ अपनी शारीरिक प्यास बुझाता रहा। अब अक्सर ऐसा होने लगा था कि जब भी कोई अपनी जवान बेटी को दफना कर जाता तो आधी रात के समय में फिर से उस कब्र को खोदता और उस मृत शरीर को बाहर निकालकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता और फिर से उसे दफना देता। ऐसे ही मेरी जिंदगी गुजर रही थी। मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी और लोग मेरी बुरी आदतों की वजह से मुझसे दूर होते जा रहे थे। कोई कहता कि यह पागल हो चुका है जो दिन रात कब्रिस्तान में रहता है। कोई कहता कि इस पर शैतान का साया है। मैं लोगों की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता और अपने काम से काम रखता था। मुझे अब अपनी जिंदगी जीने में मजा आने लगा था और मुझे अपनी जिंदगी में अब कुछ चाहिए भी नहीं था। उस शाम भी मैं कब्रिस्तान में बैठा था। शाम गहरी होती जा रही थी। कुछ दिनों से कोई कब्र खोदने का काम भी नहीं मिल रहा था, इसलिए मेरे पास पीने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। कब्रिस्तान में हर तरफ सन्नाटा था, बस कुछ पंछियों का शोर सुनाई दे रहा था। मैं वहां के शांत वातावरण में बुरी तरह खोया हुआ था। तभी मुझे पता ही नहीं चला कि कब शाम से रात हो चुकी है। रात के अंधेरे में जानवरों की आवाज ने मुझे समय का एहसास कराया। तभी मैं वहां से उठकर अपने घर की तरफ जाने लगा। अभी मैं थोड़ी ही दूर आया था कि एक गाड़ी का तेज हॉर्न मुझे सुनाई दिया। रात के इस समय गाड़ी को वहां देखकर मैंने समझ लिया कि कोई इमरजेंसी है। तभी मैं वहीं खड़ा रहा। गाड़ी अचानक से मेरे पैरों के पास आकर रुकी। उस गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो देखने से ही पढ़ा लिखा लग रहा था। गाड़ी में बैठे उस आदमी ने मुझसे कहा कि मैं जल्दी में कहीं जाना चाहता हूं, क्या यहाँ पर कोई कब्र खोदने वाला मिल सकता है? मैं उस आदमी की बात सुनकर खुश हो गया था। तभी मैंने कहा था, भाई साहब, आप सही आदमी के पास आए हैं, मैं खुद ही कब्र खोदता हूं। मेरी बात सुनकर वह आदमी खुश हो गया। तभी जल्दी से गाड़ी से बाहर आया और मुझसे कहने लगा कि तुम इस लाश को बाहर निकालो। मैंने उस आदमी की बात मान ली और गाड़ी की पिछली सीट पर से सफेद कफन में लिपटी लाश को बाहर निकाल लिया। वह आदमी चेहरे से ही घबराया हुआ लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को मार कर आया हो और अब अपना गुनाह छुपाना चाह रहा हो। मैंने उसकी घबराई हुई शक्ल देखकर उससे पूछ ही लिया, भाई साहब, आप अकेले क्यों आए हैं? क्या आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? मेरी बात सुनकर वह कुछ पल के लिए हैरान हुआ। फिर मुझसे कहने लगा, मैं पड़ोस के गांव में डॉक्टर हूं और मुझे इमरजेंसी में बाहर जाना था, इसलिए कोई मेरे साथ नहीं आया है। उस आदमी के चेहरे के हाव भाव देखकर मैं समझ चुका था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, मगर मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और जब मैं कब्र खोदता तभी मुझे पैसे मिलते थे। तभी उस डॉक्टर ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और मुझसे कहने लगा, इसमें पैसे हैं और किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। मैंने अपनी चमकती हुई आंखों से उसके हाथ से वह पैसे का लिफाफा ले लिया और उसे भरोसा दिलाया कि मैं इस बात का किसी को पता नहीं चलने दूंगा। उस डॉक्टर ने मुझे पूरे 2.5 लाख रुपए दिए और वह मृत लड़की को मेरे हवाले करके वहां से जैसे आया था वैसे ही जल्दी से चला गया। इतने सारे पैसे देखकर मैं खुशी से पागल हो चुका था। तभी मैंने कब्र खोदना शुरू कर दिया। अभी मैं उस लड़की को दफनाने ही लगा था कि मेरे अंदर एक ख्याल आया। मैंने अपनी चमकती हुई आंखों से उस लड़की के चेहरे से कपड़ा हटाया। उस लड़की को देखकर मैं कुछ पल के लिए पत्थर बन गया क्योंकि वह किसी परी या अप्सरा से कम नहीं थी। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। मैंने उस परी जैसी लड़की के चेहरे से नजरें हटा लीं और अब मैं उसके शरीर पर मौजूद कपड़े निकालकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा था। अभी मुझे 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बुरी तरह डर गया क्योंकि जिस लड़की को मृत समझकर मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था वह तो जिंदा थी और वह बुरी तरह कराह रही थी, आवाज निकाल रही थी जैसे उसे बुरी तरह दर्द हो रहा हो। मैं उस लड़की को जिंदा देखकर डर गया था। ऐसे ही डरते डरते मैंने उस लड़की की दिल की धड़कनें देखीं तो मेरे कदमों से जमीन निकल गई। उस लड़की की सांसें धीमी धीमी चल रही थीं। मैं बुरी तरह घबरा गया था। मुझे मामला कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा था। तभी मैंने घबराकर वहां से भागने का इरादा किया। इससे पहले कि मैं वहां से भाग निकलता वह लड़की अपनी जगह पर उठकर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, प्लीज ऐसे मत भागो, मेरी मदद करो। वह अप्सरा अपने होश हवास में थी और उसके बात करने के तरीके से ही पता चल रहा था कि वह कोई पढ़ी लिखी लड़की है। मैंने उस खूबसूरत चेहरे और बदन से नजरें हटाकर थोड़े गुस्से से कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन वह बुरी तरह मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी
और मुझे बार बार यही कह रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। मुझे उस लड़की पर तरस आ चुका था, मेरा पत्थर दिल पिघल चुका था। तभी मैंने उससे थोड़ा गुस्से में पूछा, मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूं? वह रोते हुए मुझसे कहने लगी, तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। अगर मैं यहां रही तो डर के मारे मर जाऊंगी, और अगर यहां से बाहर निकली तो वो दरिंदा मेरी जान ले लेगा, इसलिए मुझे तुम अपने साथ ले चलो। उसकी बात सुनकर मैंने उसके शरीर पर अपनी शॉल डाल दी और उसे अपने साथ अपने घर ले आया। ये अच्छा था कि आधी रात का समय था, नहीं तो गांव के किसी भी व्यक्ति को पता चल जाता कि मैं एक लड़की को अपने घर लाया हूं, तो गांव वाले मुझे मार मार कर गांव से बाहर निकाल देते और मेरी बची कुची इज्जत भी चली जाती। मैंने उसे अपने साफ सुथरे कपड़े पहनने के लिए दिए और वहां से चला आया। रात भर मैं शराब पीता रहा और वह लड़की मेरे घर में मेरी पीठ के पीछे न जाने क्या करती रही। दूसरे दिन दोपहर को जब मेरा नशा उतरा तो मैं अपने घर चला आया। मुझे कल रात क्या हुआ था कुछ भी याद नहीं आ रहा था। शायद नशे की वजह से मैं सब कुछ भूल गया था। अभी मैं अपनी चारपाई पर जाकर सोया ही था कि मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने उस आवाज का पीछा किया तो देखा कि वह लड़की कोने में बैठी रो रही थी। उसे रोता देखकर मैंने बुरा सा मुंह बनाया और उससे सख्ती से पूछा, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? मेरे पूछने पर वह लड़की डर गई और मुझसे कहने लगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं 2 दिन से कुछ भी नहीं खाई हूं। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया और खुद को ही कोसने लगा कि मैंने कौन सी आफत अपने घर ला ली है। गुस्से में मैं चारपाई से उठा और अपने घर से बाहर निकल गया। उस डॉक्टर ने मुझे जो पैसे दिए थे, मैंने उनमें से कुछ पैसे से घर का राशन ले आया था, साथ ही उस लड़की के लिए कुछ खाने पीने की चीजें भी ले आया था। जब मैंने खाने की चीजें उस लड़की को दी तो वह लड़की उन पर ऐसे टूट पड़ी जैसे उसे जिंदगी में पहली बार कुछ खाने को मिल रहा हो। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। वह लड़की मेरे घर में रह रही थी और मैं अपनी जगह पर यानी दिन रात कब्रिस्तान में रहा करता था। जब कभी मुझे अपने घर की याद आती तो मैं चला जाया करता था। उस दिन रात को भी मुझे अपने घर की याद सताने लगी थी, तभी मैं अपने घर लौट गया था। मगर मेरे घर के सामने तो अलग ही तमाशा लगा हुआ था। कुछ लोग मेरे घर के सामने खड़े थे और उस लड़की से पूछ रहे थे कि बताओ तुम कौन हो और तुम अजय जैसे शराबी के घर क्या कर रही हो। एक औरत उस लड़की से पूछ रही थी कि बताओ, क्या तुम्हें अजय ने कहीं से भगाकर तो नहीं लाया, या फिर वह तुम्हें अगवा करके लाया है? वह लड़की इन सभी लोगों की किसी भी बात का जवाब देने की बजाय रो रही थी। मेरा उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं था और न ही मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाना चाहता था, मगर फिर भी मुझे उस लड़की पर तरस आ रहा था। तभी मैंने अपने घर के सामने मौजूद भीड़ को चीरते हुए उस लड़की तक पहुंचा और उन लोगों से कहने लगा कि क्या तमाशा लगा रखा है, क्यों इस बेचारी को परेशान कर रहे हो सब। मेरी बात सुनकर गांव वाले उल्टा मुंह पर चीखने लगे। उनमें से एक आदमी मुझसे कह रहा था कि तुम बताओ, कौन है ये लड़की और तुम्हारे घर में क्या कर रही है? तुमने क्या इस लड़की को अगवा किया है? मैं उस आदमी की बात सुनकर गुस्सा हो चुका था। मेरी मन कर रहा था अपने गांव वालों को एक एक करके खत्म कर दूं। तभी मैं उस आदमी की तरफ मारने को लपका, मगर उससे पहले कि मैं उसे मारकर उसका हाल बुरा कर देता, मेरा हाथ उस लड़की ने पकड़ लिया और मुझसे कहने लगी, प्लीज ये मत करो। मैं जो किसी की एक बात नहीं सुनता था, उस लड़की की बात सुनकर मेरा गुस्सा शांत हो चुका था। तभी मैं चुप हो गया, मगर मेरे गांव वाले चुप नहीं हुए थे। वह मुझ पर आरोप लगा रहे थे और मुझसे सवाल कर रहे थे। तभी उस लड़की ने अपना मुंह खोला। वह उन लोगों से कह रही थी कि अजय ने मुझे अगवा नहीं किया है, बल्कि उसने मेरी जान बचाई है और अजय मेरे लिए कोई अजनबी नहीं है, मेरा पति है। उस लड़की की बात सुनकर मैं एक पल के लिए हैरान हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं और क्या करूं। उस लड़की ने ही सब कुछ चुप करवा दिया था। मेरे गांव वालों को यह बात कुछ समझ नहीं आई थी या शायद पसंद नहीं आई थी, लेकिन फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह सब जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। मैं उस लड़की पर बुरी तरह गुस्सा होते हुए उसे अपने साथ खींचता हुआ ले आया और उस पर चीखते हुए कहने लगा, तुमने बाहर सबके सामने क्या बकवास की थी? मुझे गुस्सा करता देख वह लड़की डर गई। फिर उसने डरते डरते मुझसे कहा, क्यों ना मेरे इस झूठ को तुम सच में बदल दो, मुझसे शादी कर लो। मुझे लग रहा था कि वह लड़की अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। वह नहीं जानती थी कि वह किसी परी या अप्सरा से कम नहीं थी और मैं उसके पैरों की धूल भी नहीं था। तब मैंने गुस्से से उससे कहा था कि तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है,
इसलिए तुम अपना इलाज करवाओ। मेरी बात सुनकर वह जिद पर अड़ गई और मुझसे कहने लगी, मैं अपने पूरे होश व हवास में हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं अजय। मैं उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि मैंने कभी उस लड़की को अपना नाम नहीं बताया था और न ही मेरी उससे 2-3 बार से ज्यादा मुलाकात हुई थी। मैंने उस लड़की को डराने के लिए कहा था कि मैं एक बहुत बुरा आदमी हूं। तुम जानती हो, मेरी शक्ल की तरह ही मेरा चरित्र भी बुरा है और मैं तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं और न ही मैं किसी काम का हूं। मेरी बात सुनकर वह लड़की मेरे चेहरे को देखने लगी। मैं उसकी नजरें खुद पर महसूस करके अजीब सा हो गया। तब उसने मुझसे कहा था, नहीं, मैं जानती हूं तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें चुन रही हूं। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत हैरानी हो रही थी। मुझे आज तक किसी ने अच्छा इंसान नहीं कहा था, यहां तक कि मेरे माता पिता ने भी नहीं। फिर वह मुझे अच्छा इंसान कैसे समझ सकती थी? मैंने उस लड़की को बुरी तरह झिड़क दिया और कहा, तुम नहीं जानती हो, मैं सच में एक अच्छा आदमी नहीं हूं। मैं दिन रात नशा करता हूं और मैं मृत लड़कियों के साथ। उस लड़की ने मेरी बात पूरी भी नहीं होने दी और मुझसे कहने लगी, हां, मैं जानती हूं तुम क्या कर रहे थे, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं उस लड़की के इतने पक्के दावे पर हैरान हो चुका था। तभी वह मुझे फिर से हैरान करते हुए कहने लगी, मैं इतने दिनों से तुम्हारे घर में रह रही हूं, लेकिन तुमने एक भी बार मुझे नजर उठाकर नहीं देखा। अगर तुम बुरे होते तो तुम मेरा भी फायदा उठा सकते थे। वह लड़की, जिसे मैं कुछ ही दिनों से जानता था, मुझ पर भरोसा कर रही थी। मैं मुश्किल में खड़ा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी उस लड़की ने मेरी मां का रखा हुआ सिंदूर अपने हाथ में ले लिया और मुझसे कहने लगी, इस सिंदूर को मेरी मांग में भरकर मेरा मान रख लो। वह पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सुनहरा पल था। भगवान ने पहली बार मुझे कुछ अच्छा दिया था। तब मैंने कुछ सोच विचार के बाद उस लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया। वह लड़की मुझे देखकर मुस्कुराते हुए मेरी चारपाई पर जाकर बैठ गई। मैं अपने दिल में उसके लिए अजीब से जज्बात लिए बाहर चला गया था। फिर मैंने उसकी ही बात मानकर उसके साथ मंदिर में 7 फेरे लिए थे और उसे हमेशा के लिए अपना नाम दे दिया। मगर मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की ने, जिसका नाम मुझे अब तक पता नहीं था, उसने मुझे क्यों चुना था। मैं तो उसके पैरों की धूल था। मुझ में दुनिया भर की बुराई भरी हुई थी और वह एक पूरी तरह से सुंदर लड़की थी। उस लड़की को अपनी पत्नी बनाकर भी मैं उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाया। न जाने क्यों मुझे उसके थोड़े करीब जाने पर भी अपना आप उससे बहुत छोटा लगता था और मैं न चाहते हुए भी हम दोनों का तुलना करने लग जाता था। कहाँ वह चांद सी थी और मैं चांद पर लगा ग्रहण सा। मैं अब भी दिन रात कब्रिस्तान में रहता था। अब मैंने शराब पीना और नशा करना कम कर दिया था। अब तो मेरी सारी सोचें वही लड़की हुआ करती थीं जो मेरी पत्नी बन चुकी थी। उस रात मुझे बहुत ठंड लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बुखार आ गया है। तभी मैं घर आ गया। मैंने जैसे ही घर में कदम रखा तो देखा कि वह लड़की मेरी चारपाई पर लेटी हुई थी और उसके शरीर पर मेरे ही कपड़े थे। उसे देखकर भी मैंने अनदेखा कर दिया और अपनी रजाई निकालते हुए अपना तकिया जमीन पर रखकर वहीं लेट गया। तभी मुझे उस लड़की की आवाज सुनाई दी। वह मुझसे कह रही थी, अजय, तुम दिन रात कहाँ रहते हो? मैं उस लड़की की बात सुनकर उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था, क्योंकि उसके बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे हम दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो। मैंने भी बेपरवाही से उसे कहा, मैं कब्रिस्तान में रहता हूं, मेरा कब्र खोदने का काम है। मेरी बात सुनकर वह दोबारा मुझसे कहने लगी, तुम नशा क्यों करते हो जबकि तुम तो एक बहुत अच्छे इंसान हो? मुझे उस समय बहुत नींद आ रही थी, लेकिन वह लड़की थी कि मुझसे बातें किए जा रही थी। तभी मैंने कुछ झुंझलाकर कहा, तन्हाई और अकेलेपन में आदमी यही सब कुछ कर सकता है। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। तब मैं अपनी जगह पर उठकर बैठ गया और उससे कहने लगा, तुम बताओ, तुमने मुझसे शादी क्यों की थी जबकि तुम मेरी अंदर की सारी बुराइयों को जानती हो? मेरी बात सुनकर वह मेरे चेहरे को देखने लगी। फिर ऐसे ही मुझे देखते हुए वह अपनी चारपाई से उतरकर मेरे पास आ बैठी और मुझसे कहने लगी, अजय, मैं एक पढ़ी लिखी अच्छे घराने की लड़की हूं। मेरा नाम माया है और मेरे माता पिता बहुत अमीर हैं, इतने कि उनके पास दुनिया की सारी दौलत मौजूद है। लेकिन जो उनके पास नहीं था वह था उनका समय, उनका प्यार और उनका भरोसा। मैं बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। जब वह बात करती तो ऐसा लगता था जैसे बस उसकी बातें सुनता जाऊं। मैं अपने माता पिता के समय के लिए, उनके प्यार के लिए दिन रात तरसती रही हूं, तड़पती रही हूं, लेकिन मुझे यह सब कुछ नहीं मिलना था,
इसलिए नहीं मिला। फिर मेरी जिंदगी में गोविंद आया। गोविंद एक काबिल डॉक्टर था। उसने मुझे एहसास कराया कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं तो पहले से ही किसी के सच्चे प्यार की तलाश में थी। जब मुझसे गोविंद ने अपने प्यार का इजहार किया तो मैं उसे इनकार नहीं कर पाई। मैंने अपने माता पिता को अपने और गोविंद के प्यार के बारे में बता दिया था। मेरे माता पिता को मेरी पसंद पर कोई आपत्ति नहीं थी। वह बेवजह जालिम समाज बने बिना ही मेरे रिश्ते के लिए मान गए थे। मैं गोविंद के लिए दीवानी हो चुकी थी क्योंकि गोविंद का प्यार ने मुझ पर कुछ अलग ही जादू कर दिया था। लेकिन मेरी खुशियां ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकीं। या फिर किस्मत को मुझे गोविंद जैसे दरिंदे से बचाना था। तभी मुझे उस रात गोविंद की हकीकत पता चली। मैं गोविंद से मिलने उसके अस्पताल गई, लेकिन वह किसी सर्जरी में व्यस्त था। मैं कितनी ही देर तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन उसकी सर्जरी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं गोविंद का इंतजार करते करते ऊब चुकी थी। तभी ऑपरेशन थिएटर की तरफ चली गई, लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि गोविंद डॉक्टर नहीं बल्कि एक दरिंदा था। वह इंसानों को मारकर उनकी किडनी बेचता था। उसका काम बहुत बड़े स्तर पर था। गोविंद के इस काम में उसका पूरा परिवार शामिल था। जब मुझे गोविंद की सच्चाई पता चली तो मैं बुरी तरह से टूट गई थी। जैसे ही वह ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया, तब मैंने रोते हुए उससे कहा, गोविंद, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन तुम तो एक दरिंदे निकल आए। मेरी बात सुनकर वह कुछ पल के लिए हैरान हुआ था। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ अपने कैबिन में ले आया और मुझे झूठे दिलासे देने लगा, बहलाने लगा। लेकिन मैं जानती थी कि वह सब कुछ झूठ बोल रहा था। तब मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाली हूं। मैं तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की सच्चाई पूरी दुनिया को बता दूंगी। मेरी सारी बातें सुनकर गोविंद को गुस्सा आ गया। तब उसने मुझे बुरी तरह मारा और मेरे साथ बदसलूकी भी की, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मुझे हार न मानता देख गोविंद ने मेरे सिर पर बुरी तरह कोई भारी चीज मारी और मैं वहीं बेहोश हो गई। गोविंद उस समय अपने होश में नहीं था। मेरी सांसें बहुत मंद चल रही थीं। तभी उसे लग रहा था कि मैं बस मरने वाली हूं। उसने खुद पर से इल्जाम हटाने के लिए मुझे जिंदा दफनाना चाहा था। वह एक बहुत मतलब परस्त और अवसरवादी इंसान था जो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। गोंद ने जो कुछ मेरे साथ किया है, उसके बाद से मेरा प्यार पर से भरोसा उठ चुका है। मगर फिर मैंने तुम्हें देखा। उस रात जो कुछ तुम मेरे साथ कर रहे थे वह बहुत गलत था और यह भी मानवता के खिलाफ है। लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मुझे पता चला है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। कोई हालात बदलने के लिए बुरा बनता है और किसी को अपने हालात बुरे बना देते हैं। मैंने तुम्हें अपने पूरे मन से अपनाया है अजय, और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहकर अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूं। मैं माया की सारी बातें सुनकर बहुत देर तक चुप रहा। फिर मेरे मन में एक सवाल उठा जो मैंने उससे कह दिया, मैं तुम्हारी सारी बातों पर विश्वास करना चाहता हूं, मगर तुम्हारे माता पिता को यह पता चला कि तुम जिंदा हो और मेरे साथ रह रही हो, तो तुम क्या करोगी? मेरी बात सुनकर माया हंस रही थी। उसकी हंसी में बहुत गहरा दुख था और वह कह रही थी, मेरे माता पिता के पास इतना समय नहीं है। अगर होता तो शायद वे अब तक मुझे ढूंढ लेते, और अगर उन्होंने मुझे ढूंढ भी लिया तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। पता नहीं क्यों मुझे इस वाली जिंदगी में बहुत शांति महसूस हो रही है। मैं उस अप्सरा जैसी लड़की की बातें सुनकर जितना हैरान होता था वह कम था, क्योंकि वह सबसे अलग थी। तभी तो शायद उसने मेरा साथ चुना था। मैं उसे देख रहा था, तभी वह मुझसे कह रही थी, ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने उससे कहा, मैं देख रहा हूं कि इस दुनिया में कुछ तुम्हारी तरह के पागल लोग भी होते हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर एक ऐसी जिंदगी चुनते हैं जिसका उन्होंने कभी वहम और गुमान भी नहीं किया होगा। मेरी बात सुनकर माया हंस रही थी। फिर मुझसे कहने लगी, अजय, तुम एक अच्छे इंसान हो, बस नशा करना छोड़ दो और कब्र खोदना भी। मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनते हुए देखना चाहती हूं और मुझे यकीन है कि तुम एक अच्छे इंसान बनकर दिखाओगे। माया मुझ पर विश्वास जता रही थी, मुझे यकीन दिला रही थी। मैं कैसे इस लड़की का विश्वास तोड़ सकता था? तभी मैंने उससे नहीं, खुद से वादा किया कि मैं एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। मैंने माया का नरम सा हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि मैं जानता था वह लड़की मेरे दुखी जीवन को सुख में बदलने के लिए मेरी जिंदगी में आई है। दूसरी सुबह मैंने माया के लिए अच्छे कपड़े ले आया और साथ ही घर की जरूरत का सामान भी। उस समय मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी, क्योंकि उस डॉक्टर ने जो मुझे पैसे दिए थे वे मेरी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए बहुत थे। मैंने माया के कहने पर सारे गलत काम छोड़ दिए थे।
अब मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाता था और न ही बुरे काम करता था। मैंने अपना हुलिया भी ठीक कर लिया था, जो मुझे अपनी पत्नी के सामने ज्यादा शर्मिंदा नहीं करता था। माया के कहने पर मैंने एक जनरल स्टोर खोली थी और साथ ही मैं माया से पढ़ना भी सीख रहा था। मुझे इतना पढ़ना लिखना नहीं आता था, मगर जो भी आता था वह गुजारे लायक था। माया ने आकर मुझे ही नहीं, मेरी जिंदगी को भी बदल दिया था। माया और मेरे 2 बच्चे थे। माया उनकी एक अच्छी मां साबित हुई थी और उसने अपने बच्चों के पिता को यानी मुझे भी एक अच्छा इंसान बना दिया था। मुझे अपने जीवन से यही सीख मिली है कि यह दुनिया और इस दुनिया में रहते लोग हमेशा हमें गलत रास्ता दिखाते हैं और हमारा मजाक बनाकर हमें नीचा दिखाते हैं, मगर इस समय हमारे अपनों को हमारे साथ खड़ा रहना चाहिए, न कि दुनिया और लोगों के साथ मिलकर हमें नीचा दिखाना चाहिए। मुझे मेरे अपनों ने हमेशा कमतर समझा था और नीचा दिखाया था, मगर माया ने मुझे जीवन क्या है और इसे कैसे जीते हैं इसका अर्थ बताया और यह सब सिखाया। मैं यह बहुत अच्छे से जान गया था कि एक औरत बहुत कुछ कर सकती है। वह पत्थर को हीरा बना सकती है, अपने प्रेम से और सही दिशा दिखाकर, जैसे माया ने मुझे बनाया था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।